हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 4.0 सामाजिक अध्ययन में जिन भी बच्चों का हिस्ट्री और पॉलिटी विषय है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बीपीएससी में सामाजिक अध्ययन में जो भी कंटेंट आपको मेरी इस वीडियो से मिलेंगे वो सारे कुछ एनसीईआरटी बेस्ड पर होंगे और कुछ पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल एससीईआरटी बेस्ड पर हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रीवी पर्स को कब हटाया गया? ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रीवी पर्स कब हटाया गया? तो यह हटाया गया 1971 में 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो मैं पहले बता देती हूँ कि प्रीवी पर्स होता क्या था। तो आपको पता है कि देसी राज जो जब भारत देश आज़ाद हुआ, आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ 1947 को, तो उस समय जब माउंटबेटन योजना बनी थी तो उसमें पहले भी ये चीज़ें तय की गई थी कि अगस्त में इंडिया जो होगा वो दो कंट्री यानी भारत और पाकिस्तान दो में विभाजित किया जाएगा। तो इन 1947 में भारत का भी निर्माण हुआ और पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। तो उनमें से मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम बहुसंख्यक यद्यपि थे तो हिंदुस्तान में ही, लेकिन ये बताया गया कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है या जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे और जो हिंदू हैं वो इंडिया में रह जाएंगे। हालांकि ये सिर्फ एक मिथ था। क्यों? क्योंकि आज भी ये देखा जाता है कि इंडिया में बहुत से जगह पर, मतलब किसी भी धर्म के आधार पर, किसी भी जात के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। और मुस्लिम बहुल संख्या के आधार पर जो पाकिस्तान का निर्माण किया गया था वो गलत था। क्यों? क्योंकि आज़ादी जब बंटवारा किया जा रहा था तो बहुत से मुस्लिम्स को ये पता भी नहीं था कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे और वो मतलब ये हिंदुस्तान छोड़ देंगे, भारत छोड़ देंगे। तो ऐसे करके बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जिसका असर बहुत बाद तक, लगभग बहुत सालों तक दिखता रहा था। तो उसमें एक प्रांत ऐसा था जिसमें जो देसी राजा थे वो ना भारत में विलय होना चाहते थे और ना पाकिस्तान जाना चाहते थे। तो उनके लिए ये शर्त रखी गई थी कि या तो आप स्वतंत्र हो जाइए, मतलब, और या तो कुछ स्वायत्तता के साथ आपको स्वायत्तता दे दी जाएगी, या तो आप भारत में चले जाइए और या आप पाकिस्तान में चले जाइए, या फिर आप क्या बनाइए, स्वतंत्र अपना राज्य बनाइए कुछ स्वायत्तता के साथ। लेकिन हुआ यूँ कि धीरे धीरे करके, जैसे हैदराबाद के निज़ाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, ये जो इसमें जो राजाओं का शासन था उसमें पाकिस्तान ने पहले क्या किया, आक्रमण किया। तो आक्रमण करने से अब जैसे मान लीजिए हम पहले पढ़ते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर में क्या हुआ कि राजा बोधचंद्र सिंह थे। भारत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराना चाहा पर बोधचंद्र क्या हुए, माने नहीं। फिर बाद में जब आक्रमण होने लगा तो मणिपुर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने क्या किया, सहमति पत्र पर सिग्नेचर किया। सहमति पत्र पर क्या किया, सिग्नेचर किया, और इस प्रकार मणिपुर क्या बना, भारत का एक पूर्वोत्तर का एक महत्वपूर्ण राज्य बना। तो ऐसे जो देसी रियासत के जो राजा थे उनको प्रिवी पर्स के माध्यम से कुछ जो अनुदान दिया जाता था वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता था, कुछ सहायता दी जाती थी, कुछ भत्ते दिए जाते थे। इसी को इंदिरा गांधी द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसी को इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। यानी देसी रियासतों के एकीकरण में जो सरदार वल्लभ भाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में ये चीज़ें देखी गई कि केंद्र सरकार का, आपको पता है कि 1962 में चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद से भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, गड़बड़ होती चली गई। फिर अकाल पड़ गया, सूखा भी पड़ा। इससे क्या हुआ कि ये चीज़ें तय की गई कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा भत्ता, एक बहुत बड़ा अनुदान इन लोगों को दिया जा रहा था। तो इंदिरा गांधी के द्वारा ये प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया। कहा गया कि इस तरह की स्वायत्तता आज के बाद से इन्हें नहीं दी जाएगी। यानी, और संविधान संशोधन कौन सा था, दो संविधान संशोधन जो है वो 26वां संविधान संशोधन था। एक और पॉइंट हम यहाँ पढ़ लेंगे 1971 के बारे में कि 1971 का जो 1971 का जो चुनाव हुआ था उसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, हम इसको शॉर्ट में IG लिख दे रहे हैं, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आपको पता है कि
ये समझते चलिएगा। 1967 में और 1969 में क्या होता है कि कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो कांग्रेस ओ मतलब जो होती है वो सिंडिकेट की पार्टी होती है, वहीं आर जो पार्टी होती है वो इंदिरा गांधी की होती है। तो ध्यान रखिएगा। अब टोटल जो काम था वो इंदिरा गांधी का मेन मकसद ये था कि जो सिंडिकेट की प्रमुखता को जो है वो किसी तरीके से वो क्या करना चाहती थी, समाप्त करना चाहती थी। और जिन 9 राज्यों में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, वहां के लोगों से उनका क्या करना था, विश्वास जीतना था। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1971 में प्रीवी पर्स को समाप्त किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भूमि अनुदान से संबंधित कृषि लॉ लाए। तो ऐसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे इंदिरा गांधी द्वारा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रहा? तो गुलजारी लाल नंदा जो थे वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आपको पता है कि लगातार तीसरे आम चुनाव तक पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952, समझते चलिएगा, 1952 1962 तक लगातार जो है 1952 से 1962 तक लगातार 3 तक, क्योंकि आपको पता है 1957 के भी चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957 और 1962 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है, बीमार होते हैं, 1964 में मृत्यु हो जाती है। और आपको पता है कि पहला आम चुनाव जो होता है, हम एनसीईआरटी में पढ़े हैं कि पहला आम चुनाव जो होता है उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अमेरिका की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन जो थी, उन्होंने ये दावा पेश किया था कि भारत एक लोकतंत्र भूमिका नहीं निभा पाएगा और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं स्थापित कर पाएगा। इतनी विविधता में चुनाव करा पाना, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा पाना, निष्पक्ष चुनाव करा पाना मुश्किल था। तो इस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक चैलेंज दिया कि नेहरू अपने आंख के सामने ही इतने बड़ा क्या करेंगे, मूर्ख बनेंगे, देखेंगे कि इतने बड़े लोग कैसे चुनाव करा सकते हैं। लेकिन वास्तव में 1952 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें लोगों की आंख खुली की खुली रह गई, लोग औचक्के रह गए कि इतनी विविधता के बाद से इतने पारदर्शिता तरीके से क्या करा लिया गया, चुनाव करा दिया गया। तो लगातार 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। तो 1964 में हो जाती है उनकी मृत्यु होने के बाद से लाल बहादुर शास्त्री जो होते हैं वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। अब ये ताशकंद गए होते हैं ताशकंद समझौता के लिए। तो वहीं 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी अपने समय के ये 1.5-2 साल तक ही प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे और उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब सडन इनकी मृत्यु हो गई क्योंकि ताशकंद में एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी भारत के बाहर मृत्यु हुई थी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री थे, ताशकंद में हुए थे जो उस समय सोवियत संघ में था, आज उज्बेकिस्तान की राजधानी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु के बाद से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया, गुलजारी लाल नंदा ने। इसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री की बाद जो चुनाव हुए थे उसमें इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 10 सूत्री कार्यक्रम कब अपनाया गया, 1967 में अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, 10 सूत्री कार्यक्रम भी इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री के पद पर खड़ी हुई, जब ये समझ में आया कि सिंडिकेट के प्रभुत्व के दर से नहीं बल्कि अपने बल पर वो क्या की, जीती, कांग्रेस का उन्होंने एक वर्चस्व हासिल किया। जिस राज्य में कांग्रेस ने अपनी प्रभुता समाप्त कर दी थी उस राज्य में भी वो वापस आई। आपको पता है कि 1957 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें केरल में यानी मद्रास में अगर बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, वहां कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। और फिर 1971 में, ध्यान रखिएगा, 1971 में वापस क्या हुआ, इंदिरा गांधी की क्या हुई, गवर्नमेंट बनी। फिर ये लगातार 77 तक बनी रहेगी क्योंकि राष्ट्रीय आपात लगा 75 में। और फिर 1977 के चुनाव में क्या हो जाती है, हार जाती है और जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन जनता पार्टी में भी क्या होता है, संगठन का अभाव होता है क्योंकि ये लोग विरोधी दल, एक विपक्षी पार्टी क्या होते हैं, मिल करके गठबंधन करके पार्टी बनाते हैं और 18 माह में ही ये पार्टी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर चौधरी चरण सिंह 4 माह में इनकी पार्टी समाप्त होती है। यानी देखिए, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो
ऐसा नहीं था कि और महत्वपूर्ण नेता नहीं थे, नेता थे, पर उनका में संगठन, कार्यकर्ता, नेतृत्व, ये सारी चीज़ों का अभाव था। तो दिशा निर्देश का अभाव होने की वजह से देश में प्रधानमंत्री वापस ऐसा आया कि 1980 में एक नारा लगा कि इंदिरा लाओ देश बचाओ का नारा जनता लाई, और इंदिरा गांधी क्या हुई, वापस जीती। ध्यान रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। अब तक आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? तो देखिए, अब तक आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है, 1962 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में। इसकी डिटेल हम थोड़ा सा आपको और अच्छे से बताते हैं। 1962 में युद्ध होता है भारत और चीन का, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, लेकिन 1971 में किसी युद्ध नहीं बल्कि आंतरिक अशांति को, जिसको 44वें संविधान, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 1971 में जो आंतरिक अशांति के आधार पर, यानी सशस्त्र विद्रोह, आपको पता है कि बाद में इस शब्द को हटा दिया गया था, तो इसके आधार पर लगा था। तो आपसे प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर नहीं, किसी अन्य आधार पर या आंतरिक अशांति के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात कब लगा था? तो 1971 में लगा था। राष्ट्रीय आपात की एक जो विशेषता है वो ये है, या तो वो किसी एक विशेष भूभाग पर भी लग सकता है और संपूर्ण भारत में भी लग सकता है। ये किसने लगाया था? तो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लगवाया था, और उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ध्यान रखिएगा, इसी के बाद से क्या होता है, 77 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, केशवानंद भारती मामला कब आया था? तो केशवानंद भारती मामला जो था वो 1973 में आया था। 1973 में एक और भी मामला था, उसे मैं बाद में बताऊंगी, पर केशवानंद भारती मामला क्या था? तो 1973 में आया था। डेट ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपसे इसमें जो है मतलब संविधान के मूल ढांचे में आप संशोधन कर सकते हैं या नहीं, सिर्फ प्रश्न कम बनते हैं, प्रश्न आपके सन से ज्यादा बनते हैं। तो 1973 में आया था। वहीं पे हम थोड़ा मिनर्वा मिल्स के मामला जो पढ़ते हैं वो 1980 में आया था। ठीक, आगे क्वेश्चन, 1975 में जब आपातकाल लगा था तब राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ध्यान रखिएगा, 2 मात्र मुस्लिम राष्ट्रपति में ये दूसरे थे। इनकी भी कार्यावधि के दौरान ही मृत्यु हुई थी, जैसे जाकिर हुसैन की हुई थी। तो फखरुद्दीन अली अहमद की क्या होती हैं? फखरुद्दीन अली अहमद के पास आती हैं 25 जून 1975 को। आपको पता है इस समय जो समय था वो बिहार, गुजरात में इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत ज़्यादा नारे लग रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ बिल्कुल विरोधी पार्टियां जमकर विरोध कर रही थी। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लगाने का टाइम आया तो इंदिरा गांधी फखरुद्दीन अली अहमद के पास गई और उन्होंने रातों रात में क्या किया, इसके बारे में बताया। क्यों? क्योंकि अब इनको ये बात पता थी, ये तय थी कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से राष्ट्रव्यापी हड़ताल के रूप में बदल जाएगी, जो बदली भी थी। इस कारण को ध्यान में रखते हुए, बहुत से कारण को ध्यान में रखते हुए इन्होंने राष्ट्रीय आपात लगाया था। ध्यान रखिएगा, आपातकाल लगवाया था और ये लास्ट आपातकाल है, उसके बाद से आपातकाल नहीं लगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, 5वें आम चुनाव कब हुए थे? तो 5वें आम चुनाव हुए 1971 के फरवरी में। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5वें आम चुनाव, कभी कभी 5वें आम चुनाव पूछ सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा आपको बता देते हैं। पहला आम चुनाव 1952, दूसरा आम चुनाव 1962, तीसरा आम चुनाव 1967, फिर इसके बाद से आपके 67 के बाद से 68, 69, 70, 71, 72 में होता। लेकिन क्या हुआ, आपके 1971 में क्या किया गया, 1971 में 5वां आम चुनाव तो हुआ, लेकिन 67 में क्या हुआ था, आपको पता है कि कांग्रेस में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में, और इस तरीके से जो लोकसभा थी उसको भंग कर दिया जाता है, और इस तरीके से 5वां आम चुनाव होता है 1971 में। ध्यान रखिएगा, इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना भी इसी में रखी गई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये बिहार से ये नेतृत्व कर रहे थे, और ये जो थे जयप्रकाश नारायण, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ, मतलब कांग्रेस विरोधी पार्टी के रूप में ये प्रकाशित हुए थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व भी, दिल्ली मार्च का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। और इन्होंने कांग्रेस विरोधी पार्टी में ऐसा किया था, बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था, वहीं पर गुजरात में, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पर
आपको पता है कि 1974 में ही इन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था। ये सारे आंदोलन की वजह से ही भारत में क्या लगा था, राष्ट्रीय आपात लगा था। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड दिए हुए थे। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा और मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरे फैक्ट्स जो भी मैंने बताया वो सब आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।